नमस्कार, यह वीडियो स्ट्रोक रोगियों तथा उनके परिजनों के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के साथ आपको एक बुक दी जाएगी। उस बुक को ध्यान से पढ़ें। स्ट्रोक के कारण आपके रोगी में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, जैसे छाती व पेशाब में इन्फेक्शन, पैरों में खून का थक्का जम जाना यानी डीवीटी, बेड सोर्स, मांसपेशियों में कमजोरी या सख्ती, स्वयं के कार्य करने की शक्ति में कमी आदि। इस वीडियो में बताई गई बातें तथा तकनीक आपके रोगी को न केवल उपरोक्त परेशानियों से बचाएंगी, अपितु उन्हें जल्दी ठीक होने में लाभदायक होंगी। यह वीडियो पोजीशनिंग, बेडसोर तथा डीवीटी से बचाव, हाथ व पाँव के व्यायाम तथा फीड देने के तरीके को दिखलाएंगे। यह वीडियो सभी स्ट्रोक रोगियों जैसे जो बेहोशी की हालत में हैं या काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं उनके लिए लागू नहीं होती। इस रोगी को दाईं तरफ का लकवा हुआ है, जिसमें दाएं हाथ में कमजोरी बहुत ज़्यादा है, जबकि दाएं पैर में कुछ ताकत आ चुकी है। लकवे को जल्दी ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि हाथ पैरों में किसी प्रकार का जकड़न, विकृति अथवा दर्द न होने पाए। इसके लिए सही तरह से पोजीशनिंग, सहारा, करवट दिलाने का तरीका, देखभाल तथा एक्सरसाइज यानी व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। रोगी को बिस्तर में लेटाने का तरीका: सिर को बीच में रखें तथा गर्दन को कमर की सीध में रखें। सीधे लेटे हुए अगर कमजोर पैर बाहर को घुमा हुआ हो तो एक चादर मोड़कर हिप के नीचे लगा दें। कमजोर साइड की तरफ करवट दिलाते समय रोगी को बेड के किनारे शिफ्ट कर दें। फिर कमजोर बाजू को शरीर से दूर कर दें तथा रोगी को पूरी तरह से करवट दिलाएं। ध्यान रहे कि कमजोर बाजू अथवा कंधे पर शरीर का वजन न आए। कमर के पीछे तथा ऊपर वाली टांग के नीचे तकिए लगा दें। गर्दन को कमर की सीध में रखें। साधारणतया हम लेटे हुए अथवा बैठे हुए अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिससे हमें घाव अथवा बेडसोर नहीं बनते। मजबूत साइड की तरफ करवट दिलाते समय कमजोर बाजू को एक तकिए पर रखें। हथेली के पीछे के हिस्से से शरीर के तापमान में वृद्धि महसूस की जा सकती है। घाव सामान्यतः शरीर के उन हिस्सों पर बनते हैं जहां शरीर का दबाव सबसे ज़्यादा होता है। उस जगह पर लालपन तथा तापमान में वृद्धि महसूस की जा सकती है। यदि आपको ऐसा लगे कि यहाँ घाव बनने वाला है तो उस जगह पर बिल्कुल दबाव न आने दें। ऐसा करने से 2-3 दिन में ही वह हिस्सा ठीक हो जाएगा। अगर घाव बन गया हो तो भी उस हिस्से पर दबाव न डालें, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। घाव की सफाई और नियमित रूप से पट्टी करवाना भी जरूरी होता है। सीधे लेटे हुए सिर के नीचे, कंधों के पीछे, कोहनियों पर, कमर के निचले हिस्से तथा एड़ियों पर घाव बनने की संभावना बहुत अधिक होती है।
करवट लेटे हुए कान पर, कंधे पर, कोहनियों पर, हिप्स के साइड पर, जांघों पर, पिंडलियों पर तथा टखनों पर घाव बन सकता है। पैरों को न चलाने के कारण पैरों में खून का थक्का जम जाता है, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। इससे बचने के लिए प्रतिदिन 2 बार पिंडलियों का निरीक्षण करें। अगर आपको किसी पिंडली पर सूजन या लालीपन दिखे या महसूस करने पर गर्माहट महसूस हो या रोगी वहां पर दर्द बताए तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। उस पैर को बिना डॉक्टर के पूछे हिलाएं डुलाएं नहीं, ना ही कोई व्यायाम करें। इससे बचने के लिए न्यूमेटिक पंप नियमित रूप से लगाएं। जहां तक संभव हो पैरों को और पंजों को हर घंटे में 5 मिनट तक चलाएं। व्यायाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्यायाम जैसे दिखाया अथवा भौतिक चिकित्सक ने बताया है वैसे ही करें। किसी भी जोड़ को जबरदस्ती ना खींचें तथा सख्तपन महसूस होने पर अथवा दर्द होने पर उसे आगे ना ले जाएं। व्यायाम धीरे धीरे कराएं तथा झटके ना दें। रोगी को व्यायाम तब कराएं जब वह जाग रहा हो अथवा सजग हो। बैठे व खड़े हुए कमजोर बाजू को ना लटकाएं। बाजू को स्लिंग का सहारा दें। यथासंभव रोगी को अपने रोजमर्रा के काम स्वयं करने चाहिए। कमजोर साइड से ज़्यादा काम करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की भाव-भंगिमा बनाकर चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम करना चाहिए। सभी व्यायाम दिन में 2 से 3 बार कराएं और एक बार में हर व्यायाम 5 से 10 बार दोहराएं। कंधे का व्यायाम। कलाई और कोहनी को पकड़कर कंधे को ऊपर व नीचे ले जाएं। कंधे को चलाते समय हथेली का रुख आसमान की तरफ रखें। याद रखें, जकड़न व दर्द महसूस होने पर आगे ना ले जाएं। कलाई और कोहनी को पकड़कर कंधे को बाहर की तरफ ले जाएं। कलाई और कोहनी को पकड़कर कंधे को अंदर व बाहर घुमाएं व कंधे को पूरा गोल भी घुमाएं। कलाई और कोहनी को पकड़कर कोहनी को मोड़ें व सीधा करें। बाहां व हथेली को पकड़कर कलाई का व्यायाम कराएं। उंगलियों को पकड़कर अंगूठे का व्यायाम कराएं। हथेली को पकड़कर अंगुलियों का व्यायाम कराएं। हथेली और कलाई को पकड़कर बाह को अंदर और बाहर की तरफ घुमाएं। हिप जोड़ तथा घुटने का व्यायाम। एड़ी और घुटने को पकड़कर हिप जोड़ को ऊपर नीचे अंदर बाहर चलाएं। एड़ी और घुटने को पकड़कर हिप जोड़ को अंदर व बाहर की तरफ घुमाएं।
सर्कमडक्शन, इसमें हिप को पूरी तरह से गोल घुमाया जाता है। पैर को पकड़कर पंजों को ऊपर नीचे, अंदर बाहर चलाएं व घुमाएं। एड़ी को पकड़कर पैर को अंदर बाहर घुमाएं। अपने एक हाथ से एड़ी को पकड़ें और बाहां से पैर को संभालें तथा दूसरे हाथ एड़ी से थोड़ा ऊपर रखें। फिर पहले हाथ से पिंडली को खींचें। खिंचाव 20 से 30 सेकंड तक रखें। ऐसा 2 से 3 बार करें। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, अर्थात रोगी जो भी व्यायाम स्वयं कर सकते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करें। मजबूत हाथ से कमजोर हाथ को पकड़कर ऊपर उठाएं तथा अलग अलग दिशाओं में ले जाएं। ब्रिजिंग, दोनों घुटने मोड़कर हिप और कमर को उठाएं। ऊपर उठाकर 5 तक गिने। ऐसा 5 से 10 बार करें। कमर का व्यायाम, दोनों घुटने मोड़कर घुटनों को दोनों तरफ बिस्तर से लगाएं, जिससे कमर में थोड़ा खिंचाव आए। जहां तक संभव हो रोगी को बैठने और खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। बिठाने के लिए रोगी को एक तरफ करवट दिलाएं। फिर दोनों पैरों को बिस्तर से नीचे उतारते हुए गर्दन व कंधे का सहारा देते हुए बिठा दें। बैठने के बाद अगर रोगी को चक्कर आए तो घबराएं नहीं। रोगी को वापस लिटा दें और डॉक्टर से सलाह लें। बैठे हुए मजबूत हाथ से कमजोर हाथ को पकड़कर ऊपर उठाएं तथा अलग अलग दिशाओं में ले जाएं। अगर कमजोर पैर में कुछ ताकत आ गई हो तो रोगी को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए। खड़ा करने के लिए रोगी को बिस्तर के किनारे पर ले आएं। बैठाते समय रोगी को आगे की तरफ झुकते हुए बैठने को कहें। फिर आगे झुकते हुए जब रोगी के पंजे, घुटने और सिर तीनों एक सीध में आ जाएं, तो घुटने और कमर को सहारा देते हुए रोगी को खड़ा करें। छाती में बलगम जमने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए हर बार करवट दिलाते समय छाती और पीठ पर दिखाई जगह पर 2 से 3 मिनट तक थपथपाएं। थपथपाते समय अपने हाथ को थोड़ा घुमावदार बना के रखें, जिससे छाती और हाथ के बीच में कुछ हवा रहेगी। इससे आपके रोगी को किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। फीड देने का तरीका। फीड देते समय यह जरूरी है कि आपका रोगी बैठा हुआ हो अथवा हेड एंड को ऊपर उठाया हुआ हो। फीड देने से पहले कृपया जांच लें कि राइल्स ट्यूब की पोजीशन ठीक है। अगर कोई शक हो तो डॉक्टर या नर्स से जांच करा लें। फीड देने के बाद कम से कम 30 मिनट तक रोगी को ना लिटाएं।
राइल्स ट्यूब की पोजीशन जांचने के लिए उसमें कुछ हवा डाली जाती है जो स्टेथोस्कोप की सहायता से पेट में सुनी जा सकती है। सिरिंज में तरल भोजन डालने से पहले राइल्स ट्यूब को मोड़ लें ताकि हवा पेट में ना जाए। सिरिंज में तरल भोजन डालने के बाद राइल्स ट्यूब को खोल दें। सिरिंज में भोजन खत्म होने से पहले राइल्स ट्यूब को दोबारा मोड़ लें। इस प्रक्रिया को दोहराएं। तरल भोजन देने के बाद आखिर में कुछ पानी दें ताकि राइल्स ट्यूब साफ रहे। इस वीडियो में दिखाई गई एक्सरसाइज और तकनीक सभी रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, इसलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लें। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं और कामना करते हैं कि आपका रोगी जल्दी स्वस्थ हो। धन्यवाद।